Welcome to VLearn. This is session number 5 of Organizational Dynamics. In this session, we are going to cover following topics. First of all, decentralization as a structured mechanism of empowerment. Secondly, decentralization and democracy, dimensions of power sharing, need of integrating mechanisms, concept of delegations, process of delegations, and lastly, forces that are influencing the delegation. So these are the topics which are going to cover by in this session. First of all, decentralizations. Normally decentralization अगर हम assume करें तो बहुत ज़्यादा important factor, बहुत ज़्यादा important role play करता है आपके जितने भी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं. लाइक इसके अंदर एक ऐसी टेंडेंसी होती है जिससे हम एक सेंट्रल ऑथोरिटी जो होती है उसको जब हम कॉन्फ्रंटेशंस कर देते हैं. मीन्स एक चीज़ तो यह है कि सेंटर में ही सारा का सारा कंट्रोल है जो कि पूरी ट्रांसफर जितने भी आपके साथ अटैच्ड हैं उन सबको कंट्रोल कर रहा है. बल्कि अगर हम एक नेशनल कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो डिसेंट्रलाइजेशन सिंपली एक ऐसी अप्रोच है जिसमें आप पर्टिकुलरली ट्रांसफ़र करते हैं अपने एक अथॉरिटी का एक नेशन कैपिटल से जस्ट अवे करके, वेदर बाय द डीकंसंट्रेशन टॉप फील्ड ऑफिस. नॉर्मली we simply explained in decentralization in the national context as it is just refers to the transfer of authority that are away from the national authority, whether the deconcentrations that is the delegations को हम deconcentration भी कहते हैं to field officers or by the devolution to the local authority and the local bodies. More specifically, we can say that the transfer of authority, judiciality, administrator from higher level of a government to a lower, because जब तक सेंट्रलाइज रहता है तब तक हमारे पास एक ऐसी हायर अथॉरिटी है जो सारी लॉज अथॉरिटीज़ को अपने कंट्रोल में रखती है. बट डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कोई भी ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं है जिससे आप सभी को जस्ट रिकमेंड करते हो या फिर कंट्रोल करते हो. हमने बेसिकली टॉप मैनेजमेंट से थोड़ा सा कंट्रोल लेके लोअर लेवल में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सो दैट द सेंट्रलाइज टर्म मस्ट बी चेंज अप टू योर decentralized. In the context of bureaucracy, it donates the distribution through delegations of decision making authority. अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा डेलीगेशन दैट इज योर डीकॉन्सेंट्रेशन से डिसीजंस की है हम उसको जस्ट अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं टू जस्ट टेक अप दैट डिसीजंस. If we are talking in organization terms, the decentralization simply refer to the delegation of the decision making, because organization में अगर सिर्फ एक पर्सन है जो टॉप मैनेजमेंट में है और उसका बेसिकली पर्पस अपने लोअर मैनेजमेंट या अपने जूनियर्स को कंट्रोल करना है, एक पर्टिकुलर ऑर्डर पास करना है, और उसी केस में अगर मैं सेंट्रलाइज को डिसेंट्रलाइज में चेंज कर दूँ तो हमारे पास एक हायर लेवल मेंटेन हो जाएगा जिसके पास ये अथॉरिटी है कि वो लोअर लेवल में अपनी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको जस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दे. So we can say that it is just the power sharing, because decentralization ने हमने अपनी खुद की पावर को शेयर किया है among different persons. So जहाँ पे पहले से आप एक बिल्कुल टॉप मैनेजमेंट था और जो वो जूनियर जिन्हें हम उससे रेगुलेट कर रहे हैं वहीं पे अब आपका लोअर और हायर लेवल आ गया है. हायर लेवल ने अपनी पावर्स को जस्ट थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है among every lower person, so that the decentralization concept is just like your power sharing, because in this you are sharing the power, like the process of giving, creating and enabling the more autonomy that is to be exercised by the operating levels only. In some measures we are just chaining the control by just controlling the authority from prescriptions to the support. So normally इसके अंदर देखा जाए तो एक चेन बन जाती है जो ऐसा पर्सन जो से काम करना है और एक वो पर्सन है जो उस काम करने में उसका सपोर्ट कर रहा है. तो बेसिकली आपकी एक चेन मेंटेन हो गई है कि हायर पर्सन ने अपने कुछ ऑर्डर को जस्ट ट्रांसफ़र कर दिया है लोअर पर्सन पे, और वो लोअर पर्सन फिर उसका काम करते हुए जितनी भी उसकी अथॉरिटीज़ हैं उनको जस्ट यूज़ कर रहा है और वो वर्क को परफॉर्म कर रहा है. सो सिंपली वी कैन से दैट डिसेंट्रलाइजेशन बीइंग द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग पावर between the higher as well as the lower level of governance, or we can say that the organization. So basically जो आपकी ये प्रोसेस है, this is process is known as your decision making process और decision making authority. So जो decision making authority है ये एक बहुत ही कंट्रोल कंप्लीट कंट्रोल जो सेंट्रलाइज कंट्रोल था उसको जस्ट उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. द कॉन्टिन्यूम कैन बी ऑल्सो ट्रीटेड एज अ फेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. The main decisions which are made in relation to that particular task of a system, normally in this we have to use some resources to just accomplish the tasks which are assigned to us.
रिसोर्सेज आर ऑफ टू टाइप, फाइनेंस एंड द ह्यूमन। बेसिकली अगर हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं तो किसी पर्सन को जस्ट हमने अपनी पावर दे दी है, वो एक सफिशिएंट वे नहीं है, बल्कि उसके साथ हमें उसे रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने होंगे। और ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम डील करें तो रिसोर्सेज दो मैनर में आते हैं, एक तो होता है आपका फाइनेंस से रिलेटेड और दूसरा होता है आपके ह्यूमन से रिलेटेड। सो वी कैन थिंक ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन एज अ कंसोर्टियम ऑफ दीज थ्री वेरिएबल्स, ऑर्गेनाइजेशनल टास्क, your finance and your human resources. The task of control and autonomy is basically related to policy making, strategy formulations, planning, priority settings and then implementation of programs. So अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम टास्क की बात करते हैं तो हमारे यही सारे क्राइटेरिया है जिसमें मेनली हम टास्क में इंक्लूड कर सकते हैं, कैसी हमें पॉलिसीज बनानी है, हमारा टास्क करने की क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, मोर ओवर उन टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें कितनी प्लानिंग करनी होगी, और फाइनली हाउ वी इम्प्लीमेंट दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. After that, with regard to your financial as well as human resources, there is a concern which is related to that generations, procurement of resources, controlling and etc. So basically finance और human resources हमारे just एक ऐसे resource है जिन्हें हमें use करना है just to carry forward our task or work. So this is the centralization. So we can take centralization as a structured mechanism of our empowerment, because empowerment एक power ही होती है जिसे हम use करते हैं कोई भी काम करने के लिए. Now decentralization and the democracy. First question arise in our mind कि why decentralization is so important for us. The decentralization has been suggested as valuable because it is just as a beam or even as a goal. The objective of this particular term as investigated includes the faster and the better communication. Moreover, इसके अंदर जितनी ज़्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगी उतने ज़्यादा पर्सन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और कमिटमेंट शो कर सकते हैं डेवलपमेंट में, like mobilization of support for national development, reduction of the delay in decision making, because अगर एक ही पर्सन सारे जितने भी उसके पास रिकॉर्ड्स हैं उनको एनालाइज करके डिसीजन ले रहा है तो वो ज़्यादा टाइम लगाएगा एज कम्पेयर टू अदर पर्सन जहाँ पे आपके पास बहुत सारे पर्सन हैं, आपने जैसे अपनी अथॉरिटी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो वो सारे उन डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, फिर डिस्कशन के बाद अल्टीमेटली वो बहुत ही फास्टर एक डिसीजन पे रिकमेंड कर सकते हैं. So that's why this is the main why we are using the decentralization. Decentralization has been seen as desirable because it symbolizes the democratic values. It is just the process of sharing power, especially the decision-making authority, and is based on the principle that most decisions should be made by the persons only who are affected by it. Because ultimately जिनके ऊपर उस पर्टिकुलर डिसीजन का इफेक्ट पड़ने वाला है, अगर उसको भी हम कंसीडर करें, उन पर्सन्स को भी हम अपने डिसीजन में इंक्लूड कर लें, देन इट विल वेरी इजी फॉर अस टू जस्ट मेक अ करेक्ट डिसीजन. द सेंट्रलाइजेशन efficient as it may see in the short run result in the concentration of power which is both the corrupting and the dehumanizing, because centralizes power means कि बहुत छोटा सा काम है वहाँ पे तो सेंट्रलाइज चल सकता है, बिकॉज वी नो कि हमारे अंडर 4-5 पर्सन्स काम कर रहे हैं और उन्हीं को ही हमें रिगार्ड करके सारे डिसीजंस लेने हैं. बट अगर यही चीज़ बहुत लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमें रिकमेंड कर दी जाए तो हमारे लिए वो एडवर्स इफेक्ट शो करती है. सो फाइनली व्हेन द स्टेट ऑन द ईव ऑफ ruin maintains only a veil on the formal existence, when in every herd the social bound are broken and the meanest interest lays hold of the scared name of public goods. So in general the all become the mute, that is all men are guided by a secret motive no more than give them views as a citizens. Then if the state has been changed, only then this particular inquits decrees directly, that is solely to the private interest which is get passed under the name of laws. डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है वो बेसिकली अंडरलाइन करती हैं आपका कंसेप्ट फिजियोलॉजी का और डिसेंट्रलाइजेशन का, बिकॉज जितनी भी फॉर्म्स है आपकी डेमोक्रेसी की उसे हम हमेशा कंडक्टिव नहीं कर सकते डिसेंट्रलाइजेशन में, बिकॉज हम ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन सही है और डेमोक्रेसी भी अपनी जगह है, बट दोनों को अगर हमें कंबाइन करना हो तो हर टाइम पॉसिबल नहीं है कि हम डेमोक्रेटिक वैल्यू को एक डिसेंट्रलाइज मैनर में हमेशा सिम्बलाइज कर पाए. So there are certain cases in which we can do the same, but not even all. So basically democratic values just underline the concept and the physiologies of decentralization. Now the dimension of power sharing.
Decentralization is not a uniform concept. Although the basic idea of decentralization is just the sharing the decision making authority with the lower level, the nature of power sharing will differ from situation to situation. नॉर्मली अगर हमने ये कह दिया कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन रेफर कर रहे हैं, तो हमें ये तो पता है कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने जितने भी सीमेंटिक इफेक्ट्स हैं उनको डेलीगेट कर देना लोअर लेवल पे, और वो सब ट्राई करेंगे एक्सेप्ट दैट कि हमें कैसे एक्सरसाइज करनी है, हमारे सेंट्रल पॉइंट्स क्या हैं, किस चीज़ को हमें कंसीडर करना है. अल्टीमेटली हम लोअर लेवल को कंसर्न करके एक बेसिक डिसीजंस मेक कर सकते हैं, बट दिस पर्टिकुलर इज नॉट ट्रू इन एवरी सिचुएशन. सो डिपेंड करता है कि किस नेचर में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर आप पावर शेयरिंग यूज कर रहे हो, और अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिसाइड कि वेदर दिस पर्टिकुलर डिसेंट्रलाइजेशन इज वैलिड और नॉट. The power can be shared with the system at a lower level or by creating other mechanism also. So related to this particular concept, we have 4 types of decentralizations. In the list, we first have deconcentration. Deconcentration means handing over some amount of administrative authority or responsibility to just lower levels within the government, ministers or agencies. So deconcentration means जहाँ पे आप सारे के सारे जितने आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उन सब में से कुछ अमाउंट की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर अपनी अथॉरिटी अपने लोअर लेवल को दे रहे हो उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट में ही या फिर किसी एजेंसी में. उसमें हम कहते हैं डीकॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज पहले हमारे पास ही थी वो सारी की सारी अथॉरिटी रिलेटेड टू आर एडमिनिस्ट्रेटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब उन्हीं को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने लोअर लेवल में. सेकेंड टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज डेलीगेशन. Delegation is just transferring the responsibility for specifically defined function to the organization that are outside the regular bureaucratic structure and are only indirectly controlled by the central government. So basically हम डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा मेन एम्फेसिस हमारा वो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को लेके ही है जिसे हम डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं. सो फर्स्ट के अंदर तो हमने जस्ट कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लोअर लेवल को दे दिया ताकि वो किन्हीं केसेस में डिसीजंस ले सके. बट इन डेलीगेशन में हम पर्टिकुलर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक पर्टिकुलर फंक्शन, लाइक हमारे पास कोई टास्क आया, हम उस टास्क के अंदर डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, तो जिस फंक्शन को मैं जिस लोअर पर्सन को दे रही हूँ उस लोअर पर्सन या फिर जो वो पर्सन जो लोअर लेवल पे है उसके पास उस पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए डिजायर्ड अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैं उसे ट्रांसफर करूँगी. मोर ओवर हम जो भी फंक्शन डिफाइंड है रिलेटेड टू द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच कैन बी द आउटसाइड टू दैट रेगुलर स्ट्रक्चर, एंड मोर ओवर इट इज इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर हमने सेंट्रलाइज हटा दिया तो कोई कंट्रोल नहीं है. देयर इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट, उसका कंट्रोल उन सब पे है, बट उस जिसको हम कंट्रोल करें लाइक जो लोअर लेवल पे हैं उन पर्सन्स के पास ही पूरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग टू देयर पर्टिकुलर फंक्शन. थर्ड टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज डिवोल्यूशन. डिवोल्यूशन इज क्रिएशन and strengthening of the sub-national units of the government activities which are substantially outside the direct control of the central government. अगर हम डिवोल्यूशन कर रहे हैं तो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर जो हमने यूनिट्स क्रिएट कर दिए हैं अपनी पूरी ओवरऑल गवर्नमेंट के मिनिमम सब यूनिट्स बना दिए हैं, उन सब यूनिट्स का अपना एक कंट्रोल मैकेनिज्म है, वो अपनी सब यूनिट्स को खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं. जो भी डिसीजन लेना है वो खुद अपने आप ले रहे हैं, उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं रह जाता. मीन्स ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हम उससे करते हैं, वो बिल्कुल आउटसाइड द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, सब यूनिट्स जो हैं वो अपना काम खुद परफॉर्म कर रही है, रिगार्डिंग डिसीजंस भी खुद लेते हैं, और मोर ओवर जो फंक्शन परफॉर्म करना है उसके जो रिजल्ट्स आएंगे दैट ओनली बी मैनेज बाय देम ओनली. देन द फोर्थ टाइप ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इज प्राइवेटाइजेशन. Passing all the responsibilities for functions to volunteer organizations or private enterprise independent of the government. अब privatization means जस्ट हमने बिल्कुल ही सेपरेट कर दिया उसे गवर्नमेंट से, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो फंक्शन के लिए उसे चाहिए उन सबको क्लब किया और जस्ट एक प्राइवेट बॉक्स को या प्राइवेट लेवल को दे दिया, अब बिल्कुल ही वो गवर्नमेंट से अलग हो गई है. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑन विच वी कैन मेक आवर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिफरेंट टाइप. जैसे ही आपकी नीड है उसी नीड के अकॉर्डिंग आप डिसेंट्रलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं. सो नॉर्मली हम कह सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन कैन बी थॉट ऑफ योर
geographical and functional terms, because many organizations decentralize their functions by just establishing the regional offices. जितने भी हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन है उनके अलग अलग रीजनल ऑफिस होते हैं. सो कभी कभी हर एक रीजनल ऑफिस का अपना एक सर्टेन गोल होता है और वो ही उसे कंप्लीट करने के लिए खुद ही डिसीजंस बनाता है. सारी अथॉरिटीज सब उसके पास होती हैं. सो ये भी एक टाइप की डिसेंट्रलाइजेशन है जिसके अंदर हमने जियोग्राफिकल टर्म में डिवाइड कर दिया अपनी सारी अथॉरिटीज को. और अगर फंक्शनल की बात की जाए तो दैट इज पर्टिकुलर रिलेटिव टू योर ऑटोनॉमी that is being given to different functional group within organization. एक ही ऑर्गेनाइजेशन में different functional groups हैं और उन सब के पास regarding to their only functions सारी की सारी facilities available हैं. The decisions about the allocation of funds for performing some functions are another aspects of extreme control. Then the need of integrating mechanism with decentralizations. Now हमारे पास डिसेंट्रलाइजेशन तो आ गई, बट देयर इज अ नीड ऑफ इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म ऑल्सो. इंटीग्रेटिंग मैकेनिज्म मतलब ऐसा मैकेनिज्म जिसमें हम अलग अलग जितने भी आपके सब यूनिट्स हैं उन सबको कंबाइन करके एक जगह डील कर सके. उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हमें डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि हमने हर एक चीज़ को अलग अलग अब पार्ट कर दिया. अब एक काम आपका अकाउंट्स डिपार्टमेंट संभाल रहा है, दूसरा काम डेवलपमेंट टीम संभाल रही है, बट स्टिल उसके अंदर कोई ऐसा कॉमन लिंक होना चाहिए जिससे वो डिपार्टमेंट्स आपस में भी कम्युनिकेट कर सके. बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन इज नॉट ऑलवेज अनमिक्स्ड ब्लेसिंग, बिकॉज ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक ऑर्गेनाइजेशन में दो डिपार्टमेंट्स हैं और उनका आपस में कभी लिंक ना हो. डिसेंट्रलाइजेशन कैन इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द ऑफिशियल्स, बिकॉज हम हर एक डिपार्टमेंट में जो आपका टॉप मैनेजमेंट है उसमें जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन हर डिपार्टमेंट्स के लिए हम एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं. तो जैसे जैसे डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ती रहती है वैसे वैसे कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है ऑफिशियल्स में और आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में. एंड वेन एवर द पावर हैज बीन डिसेंट्रलाइज्ड बोथ इन द डेवलप्ड और इवन द डेवलपिंग कंट्रीज ऑल्सो, इट हैज एंगेज द पावर पॉलिटिक्स. Often there are certain complaints which have been made that after devolution of the power to the panchayat, the vested interest in villages get more entrenched. बिकॉज जो सारा कंट्रोल है आपने जैसे एक पंचायत को दे दिया तो वो सारे डिसीजन लेती है, हमें गवर्नमेंट वहाँ पे डिसीजन नहीं लेती. तो कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही एडवर्स इफेक्ट में चला जाता है, जो हमने सोचा है उससे जस्ट अपोजिट. द डेमोक्रेटिक mechanism requiring a minimum level of affluence and some amount of education just to understand the act and the law, and in this can deprive persons from some social disadvantage groups of opportunities. They may not be enough means to devote time and energy to politics, or they can neglect their daily work also. So we can say that the persons understanding the social as well as the political processes and dynamism, decentralization may only perpetuates the status only. In this context, we certainly have two issues. A contingency approach to decentralization is our first issue, and then the conditions which must be fulfilled if decentralization is to give the maximum benefit to the society. So सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्टिग्यूअस अप्रोच में क्या होता है, क्योंकि बेसिकली हम जो इश्यूज डील कर रहे हैं उसमें दो हैं. एक तो है कि कॉन्टिग्यूअसी अप्रोच जो डिसेंट्रलाइजेशन से रिलेटेड है, एंड सेकंड आता है वो कंडीशंस जिन्हें फुलफिल करना होता है कि अगर मुझे डिसेंट्रलाइजेशन को जस्ट यूज करना है फॉर मैक्सिमम द बेनिफिट्स ऑफ द सोसाइटी. सो फर्स्टली द कॉन्टिग्यूअस अप्रोच, दिस पर्टिकुलर अप्रोच टू डिसेंट्रलाइजेशन एंड द कंडीशंस व्हिच मस्ट बी फुलफिल्ड इफ decentralization is to give the maximum benefit to the society. डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन दोनों ही डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं. सो अगर एक एनवायरनमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्पिटिटिव है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मोर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर सकती है रादर देन की सेंट्रल प्रोसेस, बिकॉज वो एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्पिटिटिव है कि अगर हम उसे अलग अलग सब डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करें तो हम इजीली मैनेज कर सकते हैं एज कम्पेयर कि हम उसे कंबाइन करके सेंट्रल अथॉरिटी से मैनेज करें. Then if the tasks are very simple and time bound, then if the organization is working in a crisis, centralized management may be appropriate, because हमें ये पता है कि एक सिंपल टास्क है, टाइम रिलेटेड है, इतने टाइम में मुझे उसे कंप्लीट भी करना है, तो हम सेंट्रलाइज की तरफ जा सकते हैं. The process of decentralization doesn't mean that the central authority is less active or not important at all. The decentralization is just based on the non-zero sum concept of power,
when the power is shared between the center and the peripheral. Peripheral means ऐसी यूनिट्स जो जस्ट इजीली अटैच हो जाती हैं और इजीली डी अटैच हो जाती हैं. So the non-zero sum concept implies that the power during the process of sharing power within the peripheral reduces its own quantum of power. The importance of the center doesn't get reduced although the nature of power changes. पावर्स की नेचर चेंज हो सकते हैं बट जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, मीन सेंटर कंसेप्ट है, वो कभी चेंज नहीं होता. द सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो नॉर्मली हम तब भी यूज़ करते हैं जब हमें रिव्यू करना हो कि हमारा जो इंटीग्रेशन मैकेनिज्म है वो कैसे वर्क कर रहे हैं. तो उसके लिए हम सेंट्रल अथॉरिटी ही यूज़ करते हैं क्योंकि बेसिकली उनका पर्पज़ होता है कि रिव्यू करना, कोऑर्डिनेट करना एंड देन गाइड करना उन सर्टेन पॉलिटिक्स को जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर हो रही हैं. Concept of delegation. Every person has enough power with him or her. The process of empowering is just concerned with creating conditions in which this inner power can be used effectively. So basically हर person की अपनी एक level होता है power का, but अगर हम एक empowering process की बात करें तो just उसका मीन ये है कि उस particular condition में जो create हो गई है वो उस पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर अपनी इनर पावर को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकता है. सो वी कैन से दैट द एम्पावरिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग द चॉइसेस फॉर एन इंडिविजुअल एंड हेल्पिंग हिम और हर विद द अल्टरनेटिव चॉइस टू अदर्स. Thus it is an expanding and the multiplying concept also. Power can never be given, it is only exercised. कभी भी पावर हम दूसरे को देते नहीं है, बट जैसे जैसे हम टास्क देते जाते हैं उसके अकॉर्डिंग ही पावर्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाती हैं. Conditions can certainly be promoted to help persons that uses the power efficiently. So we can say that the one formal way of creating such conditions is a delegation, because delegation का मतलब ये नहीं होता कि बस powers ली और दूसरे को दे दी. In this the senior managers needs to evolve. Evolve means बिल्कुल ज्वाइंटली वर्क करना होता है अपने जूनियर कलीग्स के साथ किसी भी एरिया में जहाँ पे उन्हें लगता है कि वो उन्हें यूज कर सकते हैं एज देयर कॉम्पिटेंसीज इन द वेज इन विच दे आर यूज देयर डिस्क्रिशंस एंड मेक द डिजायर्ड इम्पैक्ट. So in the other word we can say that the delegations help them to work out the strategies of doing the same task with their junior colleagues. Task वही है और सेम अथॉरिटी के पास भी है जिसको हमने दिया था, बट इसके अंदर उसने अपने जूनियर्स को भी इन्वॉल्व कर दिया so that the task completed in very effectively and efficient manner. Delegations is just a useful way of multiplying the power in an organization. Multiplying means पहले वो एक ही पर्सन उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में लगा हुआ था और उसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हमारे पास डिफरेंट पर्सन्स हैं और हर एक पर्सन की अपनी एक पावर होती है, उन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज योर डेलीगेशन. सो बेसिकली द पर्पस ऑफ डेलीगेशन विल फेल इफ इट इज यूज्ड बाय द सीनियर पर्सन टू गिव टास्क. मीन्स डेलीगेशन मतलब ये नहीं है कि टास्क उठाया और अपने जूनियर्स को दे दिया, और ऐसा भी नहीं है कि उसे पसंद नहीं है या उसके पास जूनियर के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो उस टास्क को कर पाए, तो वो डेलीगेशन का कोई मतलब नहीं है. इट इज़ जस्ट ओनली फेल ड्यू टू दिस पर्पस कि आपको ये नहीं पता कि मेरे जूनियर्स को मुझे टास्क कब देना है, कितना असाइन करना है, और वेदर द पर्सन इज ओवरलोडेड और नॉट. नाउ द प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन तो पता चल गया, बट डेलीगेशन की प्रोसेस क्या होती है. डेलीगेशन इज नॉट जस्ट अ सिंगल स्टेप, it involves several steps. It is not likely to be effective if we miss any of the steps, and in and all we have 8 steps. The first step is jointly define role boundaries. Delegations include 2 types of role. Firstly, the role of the delegator and that of the delegatee. So delegations के अंदर एक तो वो है जिसे डेलीगेट किया गया है और एक वो जिसने डेलीगेट किया है. इन दोनों को ही कंबाइन कर दे तो ही हमारा डेलीगेशन बनता है. सो डेलीगेशंस लीड्स टू चेंज ऑफ द रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑल्सो. These changes must be discussed by both concerned as well as several considerations which must be decided and formalized. Decisions must be joint. Means ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन डिसीजन ले रहा है. अगर आप एक टीम का पार्ट है, डेलीगेटर हो या फिर वो डेलीगेटी हो, उन दोनों को कंबाइंड डिसीजंस पे रिव्यू करना है, परफॉर्म करना है, फाइनली उन्हें रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा. तो इन दिस वी हैव टू टेक जॉइंट डिसीजंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारी रोल बाउंड्रीज डिफाइन कर दी हैं कि हमारे पर्टिकुलर जितने भी वॉलंटियर्स हैं या जितने भी आपके पास
डेलीगेट्स हैं, डेलीगेटर्स हैं, उन सबकी एक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन कर दी गई हैं. आफ्टर दैट प्रोवाइड नीडेड कॉम्पिटेंस. Most functions delegated will be new and contain higher responsibilities. The delegates may not have the competencies needed to perform these functions. He or she should be self-assessment and openly discuss what new the competency he or should develop in order to just do the justice in the new functions. ये हमें खुद को ही डिसाइड करना है, खुद का असेसमेंट करके कि अगर मुझे ये फंक्शन परफॉर्म करना है तो ऐसा कौन सी चीज़ है जिसे हम एज अ डेवलपमेंट टूल की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो हमने पहले नहीं किया था और वो न्यू इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं. सो इन दिस द डेलीगेटर शुड प्रिपेयर अ प्लान इन कंसल्टेंस विद द डेलीगेटी एंड हाउ शुड द लेटर विल डेवलप दीज कॉम्पिटेंसीज. थर्ड स्टेप इज प्रोवाइड नीडेड रिसोर्सेज. फाइनली हमने रोल भी, बाउंड्रीज भी डिफाइन कर ली, ये भी डिसाइड कर लिया कि ऐसे कौन कौन चीज़ें जो हमें कॉम्पिटेंसीज चाहिए. Then provide the needed resources. The same is true for your resources, and as we know, resources are some financial or material. In material we can have our technological as well as the human. So these are the resources which are required for effective performance only. So this should be accessed and provision must be made to supply that particular resources to the delegatee. After that, the fourth step is monitor but do not closely supervise. Monitor of the performance of the delegated functions for some time is essential. मॉनिटर करना तो बहुत असेंशियल होता है कि हमने टास्क को डेलीगेट कर दिया, बट इतना भी क्लोजली उसके साथ सुपरवाइज नहीं करना होता कि हर एक डिसीजन में आप इंटरप्रेट कर रहे हैं. दिस पर्टिकुलर मे बी हेल्प टू प्रोवाइड द नीडेड सपोर्ट एंड द हेल्प. मॉनिटरिंग मे ऑल्सो इंडिकेट द डेलीगेटर्स इंटरेस्ट एंड द मोरल सपोर्ट, बट इफ ओवरडन देन इट इज जस्ट कॉन्ट्राप्रोडक्टिव. जब तक वो मॉनिटरिंग सेंस में है तब तक तो ठीक है, बट जैसे ही डेलीगेटर जो है वो कंट्रोल करने लगता है, मीन्स क्लोजली सुपरवाइज करता है उस टास्क को, तो वो परफॉर्मेंस जो डेलीगेटी की होती है वो भी रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि वो ये शो करता है कि डेलीगेटर को अपने डेलीगेटी में बहुत कम वो है, ट्रस्ट है. देन द फिफ्थ स्टेप इज रिवॉर्ड डिस्क्रिशन एंड इनिशिएटिव. Delegation is an evolutionary and the development process. It needed to be encouraged and reinforced. जो भी काम करें आपके डेलीगेटर्स, उनको जस्ट हमें हर काम पे encourage करना चाहिए और मोरोवर रिवार्ड भी देना चाहिए. इसी से ही हमारे वो न्यू और क्रिएटिव स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. डेलीगेशंस जस्ट इन्वॉल्व टेकिंग द इनिशिएटिव्स एंड यूजिंग द डिस्क्रिशंस इन अ डेलीगेटेड फंक्शंस. If these are the rewards, the process of delegation will be stronger and the more successful process. Then comes the sixth point, that is the respect role boundaries. Once decision has been jointly taken by the senior as well as the junior colleagues on delegations, the redefined role boundaries must be respected. The delegate is likely to make mistakes also, but the delegator may be tempted to rush to rescue them. जो भी हमने decisions बनाए हैं डेलीगेटी में वो जॉइंटली होते हैं, तो जब भी आप उन डिसीजंस को ओवरगो करते हैं तो उसके अंदर अगर डेलीगेटर ने कोई मिस्टेक भी कर दिया तो डेलीगेटर जो है उसको जस्ट एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि जिससे कि जो भी जितना भी काम किया है वो जस्ट ये ना हो कि सिर्फ डेलीगेटी की मिस्टेक की वजह से सब वाइंड अप हो जाए. सो नो डिसीजन शुड बी टेकन ओवर द हेड ऑफ द डेलीगेटी इन मैटर द डेलीगेटेड टू द लेटर. Seventh step is jointly analyze the mistakes just to plan for the future. In a periodical review, the mistakes be used as experience from which to learn to improve the delegations. जो भी mistakes आप करते हैं वो just हमारे लिए एक platform होता है to think something or even to plan our future task also, because जो mistake आपने अभी कर दिया वो future में ना हो उसके लिए आप again plan बनाते हैं. And finally, we review the delegations down the line. Most often, all the persons who want the delegations only up to their own level. So हम बिगनिंग में स्टार्ट करते हैं डेलीगेशंस को एक बहुत ही वाइड प्रोसेस के साथ जो कि एक एम्पावरमेंट की होती है, जिस स्टेप में हर एक स्टेप के अंदर एक सीनियर पर्सन इन्वॉल्व होता है और वो डिस्कस करता है अपने जूनियर पर्सन से कि कैसे आप इस पर्टिकुलर डेलीगेट की हेल्प से अपने फंक्शंस को यूजफुल बना सकते हैं हर एक लेवल पे. सो ओवर इन ऑल वी हैव 8 स्टेप्स इन दिस प्रोसेस ऑफ डेलीगेशन. Firstly, we define the role boundaries, then provide the needed competence. After that, providing them the needed resources also. After that, we just monitor the tasks rather than for giving them closely supervision. Then the reward, discretions and initiatives. After that, we have 6th step, that is respect role boundaries. Then the 7th, jointly analyze the mistakes, and finally review all the delegations down the line. So this is your process of delegation. Now,
There are certain factors which influence the delegations. In an organization, the current level of delegation is just determined by opposing forces. There are some positive forces also. These positive forces are used to facilitate the delegations, and some equally there are some negative also which just hinder the delegations. तो दोनों टाइप के फोर्सेस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में है तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी डेलीगेशंस को अफेक्ट करते हैं, वेदर वी आर टॉकिंग इन पॉजिटिव सेंस और इन अ नेगेटिव. सो द फैसिलिटेटिंग एंड द हिंडरिंग फोर्सेस वी पुट देम इन 4 heads. द फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग आर फैसिलिटेटिंग फोर्सेस. ऐसे फोर्सेस जो डेलीगेशंस को फैसिलिटेट करते हैं. In this list we first have factors which are related to delegatee जिसको हम दिए है. First one is competency of the delegatee. In this is the obviously positive force because the more competent a delegate is, the more effectively they will use the delegations. जितना वो effectively टेंड होगा अपने टास्क के लिए, उतना ही इजीली और इफेक्टिवली वो उस टास्क को परफॉर्म कर सकता है. देन द ईगरनेस टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स डेलीगेटी वो है जिसको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, और अगर उसके खुद के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बहुत ज़्यादा ईगरनेस है तो वो उसकी विलिंगनेस में जस्ट शो करता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए एकदम से तैयार है. सो दिस हेल्प्स टू मेक द डेलीगेशन इफेक्टिव. Then the factors which are related to your delegator means जिसने assign करी है, तो role overload of the delegator. If the delegator feels overwhelmed with many functions, then he or she likely to open the dialogue with the delegatee to just share some responsibilities. After that, inner security of the delegator, that is, if the delegator has a high sense of security, he is not afraid of losing power by empowering, because most of the organizations में ये बहुत रहता है कि हम अपने जूनियर्स को अगर पावर दे देंगे तो हमारा खुद का काम या हमारे खुद की जो वो है एक रेपुटेशन है उसको हार्म होगी. तो अगर हम ऐसा नहीं सोचेंगे देन ओनली वी आर फैसिलिटेटिंग आवर डेलीगेशन प्रोसेस. अब ये तो वो थी जो अलग अलग रिलेटेड थी. अब ऐसे भी कुछ होते हैं जो इन दोनों से ही रिलेशंस में आते हैं. सो दैट इज द म्यूचुअल ट्रस्ट. डेलीगेटी और डेलीगेशन दोनों का एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, तभी डेलीगेशंस को हम इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं. Then factors that are related to the organization. First we discuss delegatee, then the delegator, and lastly we have the factors which are associated with organizations. In the list we first have the OCTAPACE. OCTAPACE ethos is as a 8-step. An ethos of openness, confirmation, trust, authentications, proactiveness, collaborations, and moreover the experiments. These are some 8 steps through which we can promote delegations in our organization. Then we have entrepreneurial culture. Delegation is likely to be higher and more. So उस केस में हमें एंटरप्रेन्योर कल्चर को यूज़ करना होता है जिससे हम डेलीगेशन को बहुत ही हायर या इफेक्टिव मैनर में यूज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में. सो जो हमने पहले डिस्कस करे वो तो वो थे वो फैक्टर्स जो डेलीगेशंस को फैसिलिटेट करते हैं, मीन्स हेल्प करते हैं. बट कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस भी हैं जो डेलीगेशंस को हिंडर करती हैं. सो फर्स्टली रिलेटेड टू द डेलीगेट्स, in the list we first have dependency motivations. A person who has high need of dependency is not likely to use that delegation effectively. Such a person feels comfortable in carrying out the instructions given by the seniors only. So normally इसके अंदर भी एक डिपेंडेंसी फैक्टर आता है कि मुझे वही काम करना है जो मुझे सीनियर ने इंस्ट्रक्ट किया, ना उससे कुछ ज़्यादा ना कम. कभी भी हम रिस्क लेने के लिए बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होता है अगर हम डेलीगेटी की बात करें. आफ्टर दैट द लेक ऑफ इनिशिएटिव मीन्स जनरली अगर डिपेंडेंसी मोटिव है तो उसके अंदर वो इनिशिएटिव्स को भी डील करता है. तो ये होता है कि हमें पता नहीं हम जो काम करने जा रहे हैं क्या जिसे हम इनिशिएट कर रहे हैं इट इज एक्यूरेट और नॉट और गिव अस गुड रिजल्ट और नॉट. सो दिस इज रिलेटेड टू द डेलीगेटी. एंड देन सर्टेन फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू डेलीगेटर. फर्स्ट ऑफ ऑल हाई कंट्रोल नीड्स. अगर डेलीगेटर को चाहिए कि उसका पूरा कंट्रोल ही होना चाहिए, मीन्स वो खुद की पर्सनल पावर को यूज करे टू मॉनिटर व्हाट आर हैपनिंग एंड व्हाई शुड दैट पर्टिकुलर थिंग इज हैपन, देन ऑल्सो इट इज यूज एज अ व्यू एज अ नेगेटिव फोर्स. देन वी हैव द इनएबिलिटी टू डेवलप द जूनियर्स. कुछ पर्सन्स सीनियर पर्सन ये होते हैं कि वो अपने जूनियर पर्सन्स को जस्ट इवॉल्व नहीं करने देते, लाइक दे आर नॉट लिसनिंग टू देयर जूनियर और गाइडिंग देम टू वंस और ऑन एग्जाम्पल्स. Such persons may find it difficult to delegate. Then the factors that are related to both the delegatee and the delegator, that is a lack of role clarity. Delegations may not succeed if there is a lack of role clarity. Means अगर रोल ही क्लियर नहीं है कि कौन से डेलीगेटी के रोल से कौन से डेलीगेटर के, तो वो क्लियरिटी के साथ हम आगे रिस्पॉन्स नहीं कर सकते.
Forces that are related to organizations. In this we first have crisis, managing the climate. Crisis situations basically are not suitable for the delegations. There are certain organizations which create the crisis managing climates only, जहाँ पे हम ये डिस्क्राइब करते हैं कि अगर कोई क्राइसिस अगर हो जाए तो हम उससे कैसे डील करेंगे. Then the autocratic and bureaucratic cultures. Delegations is difficult in both culture. The former, that is the autocratic or federal, the whole organization hinders on the top man or a few top men. The top man, even with the good initiatives, tends to centralize all the power. But if we are discussing about the bureaucratic climates, in this the rules and the regulations are very important for us, and the line of responsibilities, functions and norms are laid down in the detail so that every person can understand the rules and regulations and act accordingly. So these are some first factors, both facilitating as well as the hindering factors, which are influencing the delegations. Do it yourself. Firstly, list factors that are influencing the delegations. ऐसे कौन कौन से factors हैं जो delegations को जो influence करते हैं, आपको उसे explain करना है. Secondly, you need to explain the whole process of delegations. Whole process delegations contains that all 8 steps, like डिफाइन करना रोल बाउंड्री को, प्रोवाइड करना कॉम्पिटेंस, रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, मॉनिटर करना एंड फाइनली पूरा रिव्यू करना. तो जितने भी 8 स्टेप्स थे उन सबको इसके अंदर डिस्क्राइब करना है. थैंक यू. हैप्पी लर्निंग, वी लर्निंग.